लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। इसकी वेबसाइट पर युवाओं में आदरणीय अध्यक्ष जी विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा वेबसाइट पर माननीय अध्यक्ष जी विदेश भेजने के लिए अधिकृत एजेंटों की सूची भी, कौन कौन एजेंट हैं जो बाहर भेजते हैं, वो भी सूची उपलब्ध है, वो भी उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी देख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सरकारी सहायता के बारे में जानकारी ले सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के युवाओं से आज इस महान सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में ना आए, उससे बचें। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम HKRN के माध्यम से लीगल रूट से माननीय अध्यक्ष जी विदेशों में युवाओं को भेजेंगे, हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। HKRN को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैद्धांतिक मंजूरी भी उनको मिलती है और जल्द ही इस विषय पर हम HKRN के माध्यम से विज्ञापन भी जारी करेंगे कि कितने युवाओं को बाहर से हमारे पास डिमांड आती है कि कितने युवा हमने भेजे भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगभग 500 के करीब युवाओं को विदेश में भेजने का काम किया। किसी युवा का माननीय अध्यक्ष जी एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ उसका टिकट का किराया लगा है, ओनली टिकट लगा है उसका। हमने बाहर उसको काम भी दिया है, हम भेज रहे हैं उनको, लीगल तरीके से भेज रहे हैं। हमें मालूम है कि कौन बच्चे कहां पर हैं। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे वो कोरोना के समय के अंदर या कोई आपदा, चाहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ हो उस समय के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, सबसे पहली ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है जो भारतीयों को बाहर से सुरक्षित लाने की चिंता करती है और उनको लाने का काम करती है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के लोग कहां कहां पर हैं, सुरक्षित हैं, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रैवल एजेंट को रेगुलेट करने के लिए हम अभी इसी सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी उठ करके चले गए हैं जो ये बात कर रहे थे। मैं तो इनको ये कहने वाला था कि आप भी इसके अंदर सहयोग करें। हम एक बिल लेकर के आने वाले हैं, अभी इसी सदन के अंदर बिल आएगा ताकि जो हमारे विपक्ष के साथी उठ करके चले गए हैं वो उसके अंदर उसका सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएं ताकि युवाओं का शोषण ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पेपर लीक का एक बड़ी बात उठाई, सभी ने उठाई लगभग, परंतु मुखरता से इनके अंदर जो बात उठाई है वो अशोक अरोड़ा जी ने उठाई, पेपर लीक हो गया। श्रीमती गीता बुक्कल ने उठाई क्योंकि शिक्षा मंत्री रही हैं पूर्व में कांग्रेस की सरकार में, अपने समय के अंदर तो देखा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हिबा आरोप लगा दिया। गीता बुक्कल ने बड़ी प्रखरता से उठाया, मामन खान ने उठाया और सीसवाल केरवाल, रघुवीर कादियान, इतना वरिष्ठ नेता। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी उनको दादा की उपाधि देता हूँ, ये दादा है, ये हमारे बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, हमारा भी संरक्षण करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें लेना भी चाहिए। हुड्डा साहब से भी हम लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम इनसे भी जो अच्छी बातें ये बताते हैं वो लेते हैं हम, परंतु ये अच्छी तो बताते नहीं है, आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी।
आरोप लगा करके चले जाते हैं, बात भी नहीं सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जहां भी होंगे हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक होता है, पेपर लीक तो जहां पेपर बना है अगर वहां से निकल गया वो लीक होता है पेपर, जहां उसका तैयार हो रहा है पेपर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक सेंटर के अंदर एक युवा ने पेपर को आउट कर दिया बैठे बैठे, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है, पेपर बाहर गया है, एक सेंटर से गया है, एक युवा ने भेजा है। और जब माननीय अध्यक्ष जी इस बात हमारे संज्ञान में आई, जब हमें यह पता लगा कि एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे। एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है, भेज दिया किसी युवा ने। हमने परीक्षा की पात्रता को बनाए रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सख्त कदम उठाए। आज तक इनके समय के अंदर क्या हालात हुए हैं ये अपने गिरेबान में नहीं जानते, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बहुत सरल है, परंतु करना बड़ा कठिन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने का मामला जो ही हमारे सामने आया, वैसे ही तुरंत हमने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसे परीक्षा केंद्रों में तैनात 7 इन्विजिलेटर और सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के आदेश दिए और उसके साथ साथ उनके ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। हमने तुरंत संज्ञान लिया। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमने 25 पुलिस कर्मियों को भी, यह पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में आज तक नहीं हुई। 25 पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को भी हमने निलंबित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, पहली बार कार्रवाई हुई है। हमने 4 DSP रैंक के अधिकारियों को, 3 SHO, 2 चौकी के इंचार्ज और 16 पुलिस कर्मियों को भी हमने उनको कार्रवाई की है, उनके ऊपर उनको सस्पेंड किया है। और इसके अलावा हमने माननीय अध्यक्ष जी 4 बाहर के लोग कि किसने पेपर बाहर किया है, केंद्र से बाहर किया है, 4 ऐसे बाहरी लोग जो पेपर लेकर के आया है उसके खिलाफ, और 8 विद्यार्थियों के ऊपर भी FIR दर्ज की है जिसने बाहर किया है। इतनी सख्त कार्रवाई की है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है कि पारदर्शिता परीक्षा प्रक्रिया हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। माननीय अरोड़ा जी वो चले गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि समान सदन के अंदर कि अरोड़ा साहब अध्यक्ष रहे हैं, इसी चेयर के ऊपर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं उनसे आज क्वेश्चन पूछना था कि 10वीं 12वीं के पेपर आउट होने पर किसी DSP को इन्होंने सस्पेंड किया है क्या, या किसी के ऊपर कार्रवाई की है? आरोप लगाना तो सरल है, परंतु हमने इस मामले की गंभीरता को से लिया है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने एक और बात कही है माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि MBBS के अंदर पेपर घोटाला हो गया, हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। अगर कोई गलत करता है तो वो बचता नहीं है हमारी नज़र से माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा, क्योंकि बच्चों को सुरक्षा देना, उनको सुरक्षित रखना हमारी सरकार का दायित्व है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब ने ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि रोहतक के अंदर का ये विषय था। मैं तो आज बताता, गीता बुक्कल जी ने भी इस विषय को उठाया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ हैं, हमारी सरकार सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई करती है। इस विषय में 14 फरवरी 2025 को
जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय अध्यक्ष जी 17 कर्मचारियों व 24 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी 15 फरवरी 2025 को पुलिस ने पीजीआई रोहतक पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर, मैं इनको बताने वाला था जो ये बात कर रहे हैं, एफआईआर नंबर 0025 दर्ज कर ली है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो कार्रवाई की है इसके अंदर 8 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया है, 9 कर्मचारियों को नौकरी से ही उनको बाहर कर दिया है। 9 कर्मचारी ऐसे हैं कि वो नौकरी के काबिल ही नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का जो युवाओं के साथ कार्य किया है, उनको नौकरी से ही बाहर कर दिया है। और तथा माननीय अध्यक्ष जी, हमने 17 कर्मचारियों का वहां से तबादला भी कर दिया है। जिस प्रकार का जिसका कोई उसके अंदर काम था उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी बिना भेदभाव के हमने की है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके अंदर कोई भेदभाव या किसी का शोषण ना हो, कोई ये ना कहे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सरकार गंभीरता से इसको लेकर के काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी 17 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 14 विद्यार्थियों पर भी, माननीय अध्यक्ष 14 विद्यार्थियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 3 को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी सख्ती से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के ऊपर हर बार उठाते हैं ये मामला। अब जब ये हर बार उठाते हैं फिर हमें भी तो बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पिछले सदन में हम 10 वर्षों से देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हर बार ये कानून व्यवस्था को लेकर के खड़े हो जाते हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई, कानून व्यवस्था नहीं है। मैं आज पूरा का पूरा तथ्य माननीय अध्यक्ष जी लेकर के आया था। मैंने कहा कि इनके समय के अंदर क्या हालात होते थे वो भी इनको बताना चाहिए, परंतु हमने उसको पर अंकुश लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा, श्रीमती शैली चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री शीशपाल केरवाल, आफ्ताब अहमद, हमारे आदित्य देवीलाल जी यहाँ बैठे हैं, अर्जुन चौटाला जी, वो भी चले गए, न बैठे हैं, बैठे हैं न देखे बैठे तो बैठे रहिए कहना उठ कर जाइए, चाहे कोई भी स्थिति हो जा सुनता रहिए गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी भाइयों में से जिसका भी मन होता है वही उठ करके बोल देता है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई। यदि हमारे राज्य में यह चरमरा गई है तो मैं जो आंकड़े बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, तो उसको सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस के राज में तो यह मरमरा गई होगी। और हमारे अर्जुन चौटाला जी बैठे हैं, इनका भी शासन था, इनके शासन में यह भरभरा गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला था। तब से कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार हमारी सरकार निरंतर सुधार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंकड़े लेकर के आया हूं। 2004 प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, 2004 में ये 733, 2014 1106, ये उठ के चले गए, इनके कार्यकाल था। और 2024 966। दंगे 2004 999, 2014 1944 और 2024 1772। कमी आई है उसके अंदर, हम कम कर लेकर के आ रहे हैं, उसमें लगातार कंटिन्यूटी में कमी है हमारे कार्यकाल में। डकैती 52 2004, 2014 172
और 2024-25 कितना अंतर आया है। लगातार हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम गंभीरता से हर विषय को लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखना ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम उसको चुस्त दुरुस्त रखते हैं। प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, अपहरण 292, 2014 जब ये सत्ता में थे 1922 और अब हमने उसके अंदर कमी लेकर के आए हैं तो ये 1540। दहेज हत्या 251, 293 और 170। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है हमारे समय के अंदर वो कम हो रहा है और हमारा दायित्व है कि हम लोगों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। कई प्रकार के इधर उधर की बातें करते हैं। हमने कहा भी है कि अपराधी का कोई स्थान नहीं होता। मैंने पीछे भी कहा था, मैं आज भी माननीय अध्यक्ष जी ये बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की कोई भय की या कोई और की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, हमारी पुलिस तुरंत सख्त एक्शन लेगी। आप उनको बता दीजिए, मेरी नजर है। मैं हर रोज पूछता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं देखता हूं हर रोज कहां क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। शाम को मैं सारा का सारा देखता हूं। मैं कईयों को तो फोन भी कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी ड्यूटी है, हमारी सरकार का दायित्व है कि लोगों को सुरक्षा देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में अपराधों में लगातार ऐसे बढ़ोतरी थी माननीय अध्यक्ष जी, जो ये कानून व्यवस्था के ऊपर ये बोल रहे हैं, लेकिन हमारे 10 साल के शासनकाल में इसमें लगातार कमी आ रही है। वह भी उस हालात में जब प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो कम थी। अगर 2014 की बात करें, 2014-2025 जनसंख्या के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हम देखते भी हैं 2014 के अंदर अगर कोई शहर को हम देखेंगे, आज उस शहर का बड़ा फैलाव हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या बढ़ी है। उस स्थिति के अंदर भी हम लगातार इस क्राइम के ग्राफ को कम किए हुए हैं। और जब ऐसा जमाना आ गया हो माननीय अध्यक्ष जी कि नई तकनीक जो अपराध है, अपराध की नई तकनीकें आ गई हों, उसका उपयोग कर रहे हों, माननीय अध्यक्ष जी पता नहीं लगता, साइबर क्राइम जैसे नए अपराध हो रहे हों, पता ही नहीं चलता, उसके अंदर भी हम लगातार उसके अंदर नजर लगाए हुए हैं। उसके अंदर कमी हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, नशा के ऊपर हमारे विपक्षी साथियों ने बोला है। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अपना विचार है कि हमें युवाओं को मिलकर के नशे से बचाना चाहिए। ये हमारी सरकार की नहीं, जितनी सरकार की जिम्मेवारी है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी है, उतनी जिम्मेवारी माँ बाप की भी है और उतनी जिम्मेवारी गांव वार्ड के लोगों की भी है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी ये अवैध कारोबार ना हो, अवैध नशा ना हो, जिससे कि हमारा युवा उसके अंदर फंस जाए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं, अशोक अरोड़ा साहब ने उठाए हैं, इंदु राज नरवाल ने उठाए हैं, सरदार जरनैल सिंह ने उठाए हैं, श्रीमती शैली चौधरी और गीता बुक्कल जी ने उठाए हैं, श्री नरेश सेलवाल जी ने उठाए हैं, गोकुल सेतिया ने उठाए हैं, आफ्ताब अहमद ने उठाए हैं और डॉक्टर रघुवीर कादियान ने उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार नशीले पदार्थों को लेकर के जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं, नशे से पीड़ित का भी इलाज किया जा रहा है
और नशे के कारोबार में जो संलिप्त है उसका भी इलाज किया जा रहा है। दोनों का इलाज किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और गंभीरता से किया जा रहा है। नशे के विरुद्ध लड़ाई में हम पड़ोसी राज्यों का भी सहयोग ले रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के हमारे पंचकुला में अंतर जातीय सचिवालय स्थापित किया गया है। अभी पिछले दिनों मैं भी उस बैठक के अंदर स्वयं उपस्थित रहा था माननीय अध्यक्ष जी, और इस सचिवालय में उत्तर भारत के हमारे 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, साझा करते हैं, ताकि इस नशे को क्रॉस बॉर्डर को रोका जाए। वो भी माननीय अध्यक्ष जी बैठ करके सारी रणनीति बनती है सबकी आपस में। ड्रग्स के खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय युद्ध के लिए, माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय युद्ध के लिए गृह मंत्रालय ने मानस पोर्टल शुरू किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इस युद्ध के अंदर जो राष्ट्रीय युद्ध ये नशे के खिलाफ छेड़ा है, इस युद्ध के अंदर इसकी निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करते हैं। वो स्वयं जुड़ते हैं इसके अंदर, जुड़ करके सभी जानकारियां लेते हैं, क्या दिशा निर्देश देने हैं वो भी देते हैं, हमने क्या कार्रवाई करनी है वो भी बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार बराबर इस नशे की रोकथाम के लिए वो स्वयं जुड़ते हैं। इस पर नशे के अवैध कारोबार करने की जानकारी देने वाले व्यक्ति का जो मानस पोर्टल बनाया है, हमने जो मानस पोर्टल बनाया है माननीय अध्यक्ष जी, इस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई नशे के अवैध कारोबार करता है या उसमें संलिप्त है, अगर कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल के ऊपर जानकारी देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाता है, उसका नाम नहीं बताया जाता, और उस नशे के कारोबार करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में एनडीपीएस के 3823 मामले दर्ज किए गए, जो ये बात कर रहे, तथा इसमें 5119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि वर्ष 2024 में 3331 मामले दर्ज किए गए तथा 5094 लोगों को माननीय अध्यक्ष जी गिरफ्तार भी किया गया है। इसी प्रकार एनडीपीएस के कमर्शियल मात्रा के मामलों में वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 37% तथा गिरफ्तारियों में 59% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2024 में एनडीपीएस के 54% केसों में सजा भी करवाई गई है, सजा भी हुई है, जबकि पिछले वर्ष 48% केसों में सजा हुई थी। नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है माननीय अध्यक्ष जी, तथा 111 संपत्तियों को गिराया भी गया है, उनको डिमोलिश किया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उनको तोड़ा गया है जिन्होंने इस नशे के कारोबार में संलिप्त होकर के अवैध संपत्ति बनाई थी, उसके ऊपर हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। नशा मुक्ति अभियान चला करके आदरणीय अध्यक्ष जी हमने 3350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी घोषित किया है। हम इसके ऊपर बड़ा अभियान चल रहा है, और माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकार नशा करने वाले 7523 लोगों की पहचान की है जो नशे के अंदर चले गए थे, और उनका इलाज भी कराया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने उनका इलाज कराया है। ऐसे 7523 जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर पर हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनके अंदर भेज करके 7523 युवाओं को नशे से बाहर भी करने का काम हमने किया है। मैंने कहा है कि हम दोनों तरफ इलाज कर रहे हैं, हम जो नशे से पीड़ित है उसका भी इलाज कर रहे हैं, जो नशे में संपलित है उसका भी इलाज कर रहे हैं, दोनों तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा उदय अभियान के तहत 2482 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जागरूकता
हमने कैंप लगाए हैं, हमने लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें अब तक जिसके मैंने जिक्र किया है कि 2482 कार्यक्रम किए हैं, जिसके अंदर 16,50,000 लोगों ने भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, नशे को खत्म करने के लिए हम लगातार उसके अंदर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि हरियाणा ने पिछले 5 वर्षों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26,000 अपराधियों को जेल में भी डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल ऐसे ही करीब 5,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से करीब 1,000 बड़े तस्कर थे। माननीय अध्यक्ष जी, जिनमें से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की रिकवरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में तेजी लाने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित FSL रिपोर्ट एवं अंडर ट्रायल मुकदमों की पैरवाई बड़े कारगर साबित हुए। माननीय अध्यक्ष जी, हम अंडर ट्रायल मुकदमों में सजा की दर को 41% से बढ़ाकर 54% करने में सफल हुए हैं। हमने इतनी गति से काम किया है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ दूसरा कदम नशे की आदत के शिकार लोगों का उपचार व उनका पुनर्वास करना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में हमने हरियाणा में 161 नशा मुक्ति और परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र भी खोले हैं। नशे के खिलाफ तीसरा कदम लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमने नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए संत महात्माओं, माननीय अध्यक्ष जी, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करने का हम कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये जागरूकता फैला रहे हैं। हम युवाओं को भी नशे से दूर रखने के लिए खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी योजना में नशे के खिलाफ मुहिम में हमने निर्णय किया है। अभी क्योंकि लगातार कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, हम सरपंचों से बात नहीं कर पाए। ग्राम पंचायतों एवं सरपंचों की भी सहभागिता सुनिश्चित हम इसके अंदर कराएंगे। इसके लिए हमने पूरी बड़ी परिकल्पना भी तैयार कर रखी है। और अभी सेशन के बाद माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डेट भी फाइनल हो गई है। सभी सरपंचों को बुला करके इस नशे को हर गांव से जड़ से समाप्त करने की रणनीति योजना हमने बना ली है, ताकि कोई भी युवा इस नशे के कारोबार में संलिप्त ना हो। उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हर बार यही लोग हैं जो बात को उठाते रहते हैं। पीछे भी इन्होंने उठाया था, अब भी उठा रहे हैं। जब ये उठाते हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि जो हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर पैसे का लेन देन हुआ है। पीछे भी उठाया है इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, हमने डीपली उसके ऊपर जवाब भी दिया है। अब भी उठाया है। मैंने कहा है कि इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई अपनी तरफ देखते नहीं है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने अशोक अरोड़ा साहब ने उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की ये संकल्प है, ये कटिबद्धता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सिर्फ केवल काबिलियत पर ही भर्ती के अपने नारे पर पूरी तरह से हमारी सरकार कायम है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर कदम पर माननीय अध्यक्ष जी हमारी कड़ी नजर है। एक एक बिंदु के ऊपर नजर है माननीय अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है जो ये इनके समय के अंदर चलता था। हम हर बिंदु के ऊपर, हर पहलू के ऊपर नजर रखते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष जी कि हम भर्तियों के लिए करवाई जा रही प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह को, कि अगर किसी ने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ भी जा करके कहां से वो शुरू हुआ है वहां तक पहुंचे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हमें जब भी किसी धांधली अथवा अनियमितता की जानकारी मिलती है,
उसके ऊपर तुरंत माननीय अध्यक्ष जी हम कार्रवाई करते हैं। हमने हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन उप सचिव अनिल लागर, ये पहला है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये पैसे की लेन देन की बात करते हैं, ये बताएं इनके समय के अंदर क्या हालात थे, कैसे नौकरी मिलती थी। हमने अपना एचसीएस अधिकारी कोई परमिशन नहीं ली, नौकरी से एक्सपेल कर दिया। जब हमें यह पता लगा कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, हमने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये इतनी कड़ी कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी, हमने भ्रष्टाचार ना हो और ट्रांसपेरेंसी नौकरियों के अंदर रहे, उसको लेकर के हमने सख्त कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी ये बात बोलते हैं इस प्रकार की। माननीय अध्यक्ष जी, हमने परीक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित करवाया है। इसमें हमने पेपर लीक या नकल के दोषी को 2 साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, अगर कोई पेपर लीक के अंदर सेलेक्ट होता है, हमने ये उसके अंदर अपने जो ये विधेयक बनाया है, इस विधेयक के अंदर ये कहा है कि वो 2 साल तक परीक्षा के अंदर बैठ नहीं पाएगा अगर किसी का नाम इसके अंदर सेलेक्ट होता है। 2 से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया। 5,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान उसके अंदर किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि प्रदेश की भर्तियों में गड़बड़ी करने वाले गिरोह 20 साल पुराने हैं, इनके समय के अंदर पनपते हैं माननीय अध्यक्ष जी। 20 साल पुराने, उनकी जड़ें मोटी हो गई थी, हम तो उनको जड़ों से पाड़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और ये सुन नहीं रहे हैं उस बात को। ये तो फिर उन जड़ों के अंदर पानी देने का काम करते हैं। किस प्रकार से युवाओं के साथ ये लोग शोषण करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको कांग्रेस सरकार ने सह दी थी, मैं बताना चाहता हूं, और पर्ची खर्ची वाली नौकरियां इनके समय में बांटी जाती थी। लोग भर्ती के मामले में 10 साल जेल तक काट करके आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास रहा है। कांग्रेस शासनकाल की 11 भर्तियों को माननीय अध्यक्ष जी जो ये बात बोलते हैं, माननीय कोर्ट ने रद्द किया है। पिछली सरकार ने 7,338 युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। ये सुनने के अंदर कैसे सुने माननीय अध्यक्ष जी, ये आरोप तो लगा देते हैं, फिर सुनने का इनके अंदर मादा नहीं है और ये उठ करके चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली हैं उसका एक एक का मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने एक स्कूलों व अध्यापकों की समस्याओं को उठाया है। इसमें अशोक अरोड़ा जी, श्री आफ्ताब अहमद जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी और मोहम्मद इलियास जी, श्री आदित्य देवीलाल जी, निर्मल सिंह जी, मामन खान जी, डॉक्टर रघुवीर कादयान जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी भाइयों द्वारा लगाया गया यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हरियाणा के 294 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। पता नहीं कहां से ले वहां माननीय अध्यक्ष जी आंकड़े काट करके बस आरोप लगा देंगे, फिगर का भी नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है, आरोप लगा करके उठ का भाग जाएंगे जी। ये हालात है इनकी माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा 28 ऐसे स्कूल हैं माननीय अध्यक्ष जी जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इन सभी 28 स्कूलों के अध्यापकों का समायोजन हमने अन्य विद्यालयों में किया है। जिस स्कूल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी अगर कोई बच्चा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वहाँ जो टीचर हैं हमने उनकी दूसरे स्कूल में समायोजन किया है। इन 28 स्कूलों के भविष्य के बारे में कार्यवाही विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमित अतिथि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आंतरिक व्यवस्था के तहत अध्यापक कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक कॉलेज व यूनिवर्सिटी की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि
MIS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में 7,986 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 5,422 पदों पर लेक्चरर कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों के ग्रुप बी के 2,424 पदों को भरने की प्रक्रिया हमने हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज रखी है। जल्दी ही उनके ऊपर भी भर्ती हो जाएगी। हमने किसी बात को छुपाया नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है तो हमने उसकी व्यवस्था खड़ी की है। उसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हम उनको लगाने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आफ्ताब अहमद ने एक ये बात कही है कि नूंह में शिक्षकों का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा कि नूंह जिले के छात्रों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 अप्रैल 2012 को अलग से मेवात कैडर बनाया गया। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी कुछ भी नहीं था। हमने अलग एक मेवात का कैडर बनाया और उसके अंदर अलग कि वहाँ से टीचर्स जाएं, नहीं तो कोई जाता नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मेवात के अंदर हम स्पेशल मेवात कैडर बना करके उसी के आधार के ऊपर वहाँ भर्तियाँ करते हैं। सारे खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, PRT के 1456 पदों को भरने हेतु 9 अगस्त 2024 को मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। PGT के विभिन्न विषयों के 360 रिक्त पदों को भरने के लिए जुलाई 2024 में मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इनमें से 59 पदों पर अनुशंसा प्राप्त हो गया। हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़े दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। शेष पदों को हम जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी भर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए पानी भेजा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, पानी तो कांग्रेस ही पी रहे, बाहर जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, MSP पर धान की खरीद न होना, इसके ऊपर सवाल उठाए गए। अशोक अरोड़ा साहब ने उठाया, नरेश सेलवाल, सरदार जरनैल सिंह, विकास सहारण, अर्जुन चौटाला की MSP पर खरीद नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो मेरा बताना फर्ज है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसानों की सभी फसलों पर MSP पर खरीद कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों के खाद्यान्नों की सभी खरीद गतिविधियों और MSP पर भुगतान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है। आजकल ई-मंडी उससे खरीद वो कर रहे हैं, ई-खरीद पोर्टल से कर रहे हैं। किसानों को जो एग्जिस्ट गेट पास है, जब वो जारी होता है, माननीय अध्यक्ष जी, ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने किसानों के हित में ध्यान रखती है कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। 48 घंटे के भीतर एग्जिस्ट गेट पास कटने के बाद माननीय अध्यक्ष जी 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा चला जाता है। और ये कह रहे MSP पर खरीद नहीं होगी, क्या ये किस प्रकार का आरोप लगा रहे? हमने कहा भी, इनका तथ्य देखिए माननीय अध्यक्ष जी, क्या कैसी बातें करते हैं, शर्म भी आती है। कहा जी खाते में पैसा चला गया और आड़ती उसको किसान को बुला करके कहा वापस ले लेता है। भाई ये क्या तरीका है तेरा? सरकार खाते में पैसा दे रही है माननीय अध्यक्ष जी, किसान से कैसे वापस ले लेगा? उसके खाते में पैसा गया है माननीय अध्यक्ष जी। इनका तथ्य क्या है बताने का?
क्या आरोप लगा रहे हैं? इनको समझ सब है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी बोलने के लिए कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं है। ये हरियाणा के लोग देख रहे हैं, इनको पीड़ा ये नहीं है, पीड़ा तो कुछ और है। दर्द दिल्ली में निकलता है माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ा यहाँ होती है, यहाँ से दर्द दिल्ली में होता है। अभी ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, मूर्छित होए पड़े हैं माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाते हैं इधर उधर के। माननीय अध्यक्ष जी 21-22 से लेकर के अब तक सरकार द्वारा एमएसपी पर जो खरीद की गई है, किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर डाला है। 1,25,000 करोड़ रुपया, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ रहा। मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, जो एग्जिस्ट गेट पास है, जो ही वो कटता है 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जाता है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर 48 घंटे में पैसा नहीं जाता तो हरियाणा सरकार ये पहली है कि किसान को ब्याज सहित पैसा देने का काम करती है। ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 30,07,000, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, वो लेके आया था मैं माननीय अध्यक्ष जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके कार्यकाल में क्या होता था। 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 30,07,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। 30,07,000 मीट्रिक टन, ये 2014 की बात है, कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूं मैं माननीय अध्यक्ष जी। और 2024-25 हमारी सरकार में 53,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 53 लाख, और इनके इसमें 30 लाख। माननीय अध्यक्ष जी ये भी 2 गुना हो गया। एमएसपी भी बढ़ा करके दे रहे हैं, और किसान की ज्यादा फसल पैदावार हुई है उसको भी खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। डबल तरीके से ये जो बात कर रहे हैं, इनके समय के अंदर तो किसान फसल भी नहीं उगा पाता था। इनकी किस प्रकार की नीतियां थी माननीय अध्यक्ष जी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके ऊपर 80-90% तक सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, माननीय अध्यक्ष जी पानी पहुंचाने का काम करते हैं। ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी लगा है, मेरे किसान की पैदावार बढ़ी है, और उसका परिणाम है कि 2014 में मेरा किसान 30,07,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता था। आज मेरे हरियाणा का किसान 53,99,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन करता है, जिसको हरियाणा सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी खरीद रही है। इससे स्पष्ट है कि हमने 2 गुना से अधिक धान की सरकारी खरीद की है माननीय अध्यक्ष जी। वर्ष 2014 में कॉमन धान का एमएसपी, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जो धान का एमएसपी था, इनको पूछना चाहिए, कमेटी के मेंबर भी थे माननीय अध्यक्ष जी, जो स्वामीनाथन जी ने कमेटी बनाई थी कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, उस कमेटी के। मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव भी दिया था इन्होंने, पर मान्य नहीं सुझाव, डस्टबिन में डाल दिया माननीय अध्यक्ष जी। ये बात करते हैं 2014 में धान का एमएसपी 1,310 रुपए था माननीय अध्यक्ष जी, 1,310 प्रति क्विंटल। और जो ग्रेड ए था माननीय अध्यक्ष जी, अब जो ग्रेड ए है उसका भाव 2,320 रुपए है एमएसपी, 2,320 रुपए धान के ऊपर। इनके समय में 1,310, कितनी बढ़ोतरी की है एमएसपी के अंदर। इन लोगों ने तो किसानों को भी बरगला दिया था माननीय अध्यक्ष जी, अब वो भूत रहे हैं उस बात को। कहा जी मोदी जी एमएसपी को बंद कर रहे हैं, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने हर वर्ष किसान को एमएसपी बढ़ा करके दिया है, इसका तो उदाहरण हमारे सामने है माननीय अध्यक्ष जी। ये जो इनका एमएसपी था 2014 के अंदर 1,310, 2024 अभी 25